हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। आज दिख ही रहा है कि यार थंबनेल पे लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं भाई। लेक्चर नंबर 1 तो पूरा बेसिक्स था, लेक्चर नंबर 2 में कुछ कराया था और दिखाऊंगा क्या कराया था, सबर कर लो। और लेक्चर नंबर 3 आज शुरू करने वाला है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यार विजय सर से रेफरेंस लेते हैं। नाम मेरा लिखना पड़ेगा पहले। विजय सर ने कहा है कि यार अपना इंट्रो हमेशा दिया करो पहले, तो अपना इंट्रो देना बनता है, तो अपना इंट्रो पहले दे रहा हूं। नाम शाहिर है, ठीक है। यह 8 सालों से टीचिंग फील्ड में हूं और 8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और बैकग्राउंड जो है वो बीई है, इंजीनियर हूं, बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो ये अपना बैकग्राउंड है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो यार फिजिक्स तो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि हर चीज़ समझ में आ जाएगी। पहले होने के बाद बिना देखे हुई चीज़ लिख लोगे, ये गारंटी है अपनी, कोई दिक्कत। तो शुरू करते हैं। जो लास्ट लेक्चर किया था उसकी बात करते हैं। लास्ट लेक्चर की बात करने से पहले बच्चों के जो कमेंट के डाउट जो होते हैं, वो कमेंट के डाउट बच्चे पूछ नहीं पाते। तो कहाँ पूछें, ये बच्चे सवाल काटते हैं। कुछ डाउट ऐसे अजीब अजीब होता है कि जो कमेंट पे कर नहीं पाते, तो उसके लिए उनके लिए ये है। ठीक है, समझ गए होगे क्या है ये। ठीक है, तो जो डाउट रहे तुम वहां पिन कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर क्या किया था वो एक बार देखना तुम्हें से बनता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन किया था, वेलोसिटी किया था, और तुम्हारा फेवरेट शायद से डिस्प्लेसमेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट भी किया था। तो सबके फॉर्मूले प्रूफ किए थे, कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, वो भी प्रूफ किया था। फर्स्ट ये प्रूफ किया था, फर्स्ट तो शायद से वेलोसिटी किया था, शायद से कंफर्म। फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड उसके बाद a प्रूफ किया था, a था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डिस्प्लेसमेंट भी किया था, इसके 3 फॉर्मूले लिखा थे। फर्स्ट था जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, और सेकेंड तुम्हारे पास था इसका मीन के लिए और एक्सट्रीम के लिए। ये मीन के लिए और यही फॉर्मूला एक्सट्रीम के लिए, मीन और ये एक्सट्रीम। और यहां बात करके रखा था मैक्सिमम मिनिमम की, मैक्सिमम और मिनिमम की। ये डिस्प्लेसमेंट मान लो x है, v है और a है, ठीक है। तो जब बात करते हैं इस चीज़ की, तो मैक्सिमम मिनिमम की बात करने से पहले ही लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मैक्सिमम कब होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैक्स, यहाँ लिखता हूँ मीन। तो पता होना चाहिए तुम्हें कि मीन पोजिशन और एक्सट्रीम पोजिशन। यहाँ सिंपल लॉजिक में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है x इज इक्वल्स टू a, ये होता है मीन पोजीशन पे, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और x इज इक्वल्स टू 0 होता है कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है कहाँ पर, एक्सट्रीम पर। वेलोसिटी में उल्टा होता है, वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पे, और वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू a ओमेगा प्लस a ओमेगा, ये होता है तुम्हारा मीन पे। एक्सेलरेशन सेम डिस्प्लेसमेंट की तरह सेम है, डिस्प्लेसमेंट की तरह एक्सेलरेशन सेम ही है। तो a लिखते हैं, तो a तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो होता है मैक्सिमम नहीं, 0 होता है कहाँ पर, ये 0 होता है तुम्हारा एक्सट्रीम पे, सॉरी मीन पे। और जो एक्सट्रीम पे आता है ये आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आता है एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे जो x है उसको रिप्लेस करते थे हम लोग a से, किससे रिप्लेस होता है ये a से। तो ये तुम्हारा होता है एम्पलीट्यूड। ये फॉर्मूले हैं। तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन पे 0 होता है और डिस्प्लेसमेंट भी मीन पोजीशन पे 0 होता है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है, एक्सट्रीम पे। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ है, एक्सट्रीम पे। तो ये सारी बातें थी, ये लास्ट टाइम में बातें की थी, फुल डिटेल में बात की थी, डिटेल में हर एक चीज़ की बात की थी डिटेल में। तो आई होप सो ये बातें तुम लोग ध्यान से एक बार देख लोगे, देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो चीज़ें बाउंस कर जाएंगी, समझे। तो ये बातें ध्यान से देखना, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा। चलो
नेक्स्ट लेक्चर अगर पिछला कोई लेक्चर देख के नहीं आया है तो एट द एंड कोई डरने की बात नहीं है, चीज़ समझ तो आ ही जाएगी। वो है बस थोड़ा नया नया लगेगा, नया नया लगेगा, तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान से हैंडल करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक में लास्ट टाइम जो बात करनी थी हमारी, वो बात करनी थी टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, उस पर बात करनी थी। तो उसकी बात करते हैं। तो उसके पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वो डायग्राम देख लो, वो डायग्राम ये है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई पहले। सॉरी, चलो डायग्राम तो बात कर दी। अब डायग्राम में तुम्हारे पास दो पोजीशन होते हैं। इसकी बात हमें स्टार्टिंग से करके रखी है। ये होती है एक मीन पोजीशन और ये होती है एक्सट्रीम, और ये भी होती है एक्सट्रीम। और हमें पता होना चाहिए कि मीन से लेके जो एक्सट्रीम का होता है ना डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा का पूरा ये तुम्हारा होता है पूरा प्लस ए, ये तुम्हारा होता है पूरा का पूरा माइनस ए। इस पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये तुम्हारा है एक्सट्रीम और ये तुम्हारा है एक्सट्रीम, बट ये नेगेटिव एक्सट्रीम है और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम है। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, पार्टिकल आगे जा रहा है, मीन पे आ रहा है, पीछे जा रहा है, मीन पे आ रहा है, आगे जा रहा है, मीन पे आ रहा है, पीछे जा रहा है, मीन पे आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। लिखते हैं। तो फर्स्ट तुम्हारा डेफिनेशन क्या है एम्पलीट्यूड की? फर्स्ट डेफिनेशन तुम्हारे लिए क्या है? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स mean position, it's called amplitude। डन। अब SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट एम्पलीट्यूड का, तो क्या ही रहेगा? एम्पलीट्यूड का SI यूनिट क्या रहेगा? मीटर, डिस्टेंस है ना वो, तो क्या ही रहेगा? मीटर रहेगा। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन कवर हो गई। इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं। सर क्या करता है? स्पेस थोड़ा बचाते हैं। अब तो सरक गया है, तो अब करने आसानी होगी। ठीक, अभी ये हो गया एम्पलीट्यूड। इसके बाद बात करते हैं टाइम पीरियड की। इसकी बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब समझते हैं क्या होता है? टाइम पीरियड में बताना कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे, कहाँ पर है? मीन पे। मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, मान लो ये एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है। हाँ, पार्टिकल है। पार्टिकल मीन से अगर हाथ पे ध्यान देना है, दिखाता हूँ यहाँ पे ग्रीन वाला पार्टिकल बना के, ये पार्टिकल, ठीक है, इसको डॉट कर दिया। अब इसको उठाता हूँ, यहाँ से उठाया मीन से, ये मीन से गया एक्सट्रीम, फिर आया मीन, फिर गया एक्सट्रीम, फिर आया मीन। ठीक है, क्या कंप्लीट कर दिया? एक ऑसिलेशन खत्म कर दिया। एक ऑसिलेशन खत्म करने जो वक्त लगता है ना, उसको ही बोलते हैं टाइम पीरियड। आगे गया, मीन पे आया,
पीछे गया, मीन पे आया, तो इसने क्या कर दिया, एक ऑसिलेशन खत्म कर दिया। तो एक ऑसिलेशन खत्म करना जो टाइम लगता है ना, उसको ये बोलते हैं टाइम पीरियड। अरे बाउंसर सही ना, मजेदार था। चल टाइम टेकन बाय, है ना, टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन बाय particle performing SHM to complete time taken by particle performing to complete one oscillation. ठीक है, वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, डोर बंद कर दो, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। डन। अब SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का यूनिट रहेगा, सबको बात पता होगी, वो तुम्हारा आता है सेकेंड। क्या आता है? सेकेंड। एस लिख दिया, ठीक है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2π/ω। शायद से याद होगा बच्चों को, क्योंकि डायनेमिक्स में पढ़ के आया हूँ। ठीक, क्या होता है 2π/ω, ध्यान से इसको लिखना। ठीक, क्या होता है 2π/ω, तो ये बात लिख दी है। अभी मैं इसको टाइम पीरियड का फॉर्मूला को एक्सपांड करके एक नया फॉर्मूला बना सकता हूँ। ठीक है, ठीक, क्या होता है 2π/ω होता है, तो इतनी बात कर ली। अब मैं इसका टाइम पीरियड फॉर्मूला बना सकता हूँ और एक, तो ये ओमेगा मुझे पता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k/m होता है। तो जो ओमेगा बनेगा वो बनेगा √k/m। तो ये उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये आएगा T इज इक्वल्स टू 2π, और ये आ जाएगा √k/m। अब ये k/m जाएगा ऊपर, तो जो टाइम पीरियड फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा T इज इक्वल्स टू 2π √m/k। ऐसे बनेगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी करके याद करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। T इज इक्वल्स टू 2π/ω। अगर डायनेमिक्स में याद सिखाया गया, एक बार बुरान सर का लेक्चर देखना, वहाँ है, सर ने सिखाया है। T इज इक्वल्स टू 2π/ω, तो मुझे पता है V ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k/m, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू √k/m। तो ये पुट कर दो वहाँ पे, तो ये आया T इज इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय √k/m। तो k/m ऊपर जाने के बाद m/k, तो ये आ गया 2π √m/k। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इसके बाद की बात करने बाकी है, वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होता है कि अगर मान लो तुम लोग किसी स्टेशन पे खड़े हो, वहां पे तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे पास सामने से आधे घंटे में 4 ट्रेन गुजर गए, तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ ट्रेन का? 4। 10 गए उसे आधे घंटे में, तो हो गए 10। तो एक फिक्स टाइम में तुम्हारे ट्राम से कितने साइकिल्स, कितने ट्रेन, कितने वेव्स, ऐसा कुछ बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पर हमारे लिए यहाँ कंडीशन क्या होती है कि वो आधा घंटा नहीं होता, वो होता है 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, मीन पे, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन ना। पूरा सिखाया ना 1 मिनट पहले, एक्सट्रीम पूरा का पूरा सेंटर, ये मीन। अब यहाँ एक पार्टिकल ड्रॉ करके देता हूँ, ये पार्टिकल ये पकड़ा, ये गया आगे, एक्सट्रीम गया, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, तो ये हो गया ऑसिलेशन। तो मैंने क्लॉक लगाई है, तो 1 सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड परफॉर्म बाय पार्टिकल,
इतनी बात करना है, ठीक है। तो वही है नंबर ऑफ अरे यार ये कलर कहाँ से आ गया, नंबर ऑफ NO नहीं NU लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल in 1 second is called frequency। अब फ्रीक्वेंसी की खास बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये बहुत बड़ी बात है और बढ़िया बात है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ क्या लिखूंगा कि यार फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, n है, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 1/t। तो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट है मेरे भाई वो होता है हर्ट्स। मानता हूँ कि सेकेंड इनवर्स लिखिएगा तो गलत नहीं है, सेकेंड इनवर्स भी राइट ही है, बस तुम लोग हर्ट्स लिखना क्योंकि हर्ट्स साइंटिस्ट के नाम से वो हर्ट्स है, ठीक है। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी वो हर्ट्स, ठीक है। अब अभी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, देखो सवाल है इसका फॉर्मूला ये है कि हमें पता है कि यार NT इज इक्वल टू 2π/ω है, तो जो N बनेगा वो बनेगा ω/2π, उल्टा। और ओमेगा स्क्वायर पता है हमें कि वो होता है k/m, तो ओमेगा इक्वल्स टू √k/m। जिसको नहीं पता है ओमेगा के बारे में, वो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये पहले लेक्चर की बात है, एक बार देखोगे तो शायद समझ में आ जाता, एक बार देख लो तो जाओ, देख के आ जाओ, समझ में आ जाएगा। 2x पे देखना, क्या दिक्कत है, बस देख के जरूर आना, ठीक है। ये पुट कर दो वहाँ पे, तो मैंने 1/2π को अलग लिखा, 1/2π को अलग लिखा और ओमेगा को भी अलग लिखा, तो ये n लिखा, ये 1/2π और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया k/m, खत्म। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब हो गया है। अब बचता है फेज। आखिर फेज का मतलब क्या है, फेज। अब एक बार स्क्रीनशॉट साथ लेना हो सकता है, तो आ लो फर्स्ट पेज, स्क्रीनशॉट चिपका दो, सेकंड पेज स्क्रीनशॉट ले लो, ये आया थर्ड का अगर मतलब जाने तो थर्ड जो तुम्हारा है वो है फेज। इस फेज को लेके तुम्हारे बुक में थ्योरी में एक्सप्लेन किया उसने, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में थोड़ा सा क्या होता है इसको, क्योंकि वाइवा वगैरह में पूछता है, जब वाइवा आता है ना, एक्सटर्नल वगैरह आते हैं तब इसमें थोड़ा सा पूछते हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा समझते हैं फेज का मतलब क्या है। सवाल तो अजीब है, x इज इक्वल्स टू a sin ωt प्लस फाई, ये पूरा इक्वेशन है। अगर मैं किसी को पूछूं तो फेज क्या है, तो सबका जवाब यही आता है कि साइन के बाद जो है, साइन के बाद ये जो कुछ भी लिखा है इसको फेज बोलते हैं। मैं बोलूँगा एग्री, बात राइट है, गलत नहीं है, बात राइट है, गलत नहीं है। पर सवाल यह आता है कि आखिर फेज का रियल मतलब क्या है। तो इस फेज का जो रियल ग्लिम्स है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अब ये स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्यों, अगर ध्यान से नोटिस करोगे, ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो इस फेज में ओमेगा टी दिख रहा है प्लस फाई भी दिख रहा है, मतलब एंगल भी दिख रहा है, ओमेगा टी भी दिख रहा है। हालांकि कुछ जनरल इक्वेशन में आगे के एक्स भी आता है, तो एक्स वाली टर्म भी आती है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। एक जनरल इक्वेशन रहता है, ऐसा इक्वेशन होता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। तो ये किसी भी चीज़ का जनरल इक्वेशन है, वेव का। जो भी चीज़ साइन और कॉस के हिसाब से बदलती है ना, उस चीज़ का जनरल इक्वेशन होता है।
तो अगर ये पूरा का पूरा साइन के बाद जो है फेज है, तो समझ में क्या आता है, जो मेरा फेज है वो क्या डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ओमेगा पे, कांस्टेंट है, स्पीड है उसकी, वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, टाइम भी आ रहा है उसमें, के भी आ रहा है, के को नाम लिख के देता हूँ, और वो उसमें लास्ट में एक्स भी आ रहा है, वो एक्स भी आ रहा है, ठीक है। लास्ट में वो एंगल भी दिया गया है, फेज 5/2 था ना एंगल वगैरह, वो फेज भी दिया गया है, फाई भी दिया गया है, सारे पैरामीटर ये है। अब इसकी की बात करें तो ओमेगा तुम्हारा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और के तुम्हारा होता है वेव कांस्टेंट, कांस्टेंट है, जरूरत है इसकी है नहीं, एक्स है। अब एक्स का मतलब क्या है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे कहाँ है और वाई पे कहाँ है, हमें पता है पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पे ही आगे वेव जा, पार्टिकल तो आगे जा रहा है, मतलब पार्टिकल बस आगे पीछे मूव कर रहा है, पर तो जो वेव है वो आगे जा रही है, उससे झटका मारते वो आगे जा रहा है, उसकी बात है वो, ठीक है। तो ये सीन है। तो पार्टिकल की बात करने से पहले ये सब कुछ ऐसा चीज़ है, सीन ये है, सिनेरियो ये है। तो मुझे समझ में आ गया कि यार ये फेज बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है, सबसे क्या मिलेगा, मतलब मुझे पता है कि ये टी से क्या मिलेगा, टी से क्या मिलेगा मतलब कुछ टाइम देगा, उस टाइम पे मेरा जो ये है पार्टिकल है वो कहाँ पर, ये पता चलेगा, टाइम से मुझे पता चलेगा पार्टिकल कहाँ पर है। उसके बाद ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, पार्टिकल की पोजीशन क्या है, इस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है वो समझेगा उससे, और ये ओमेगा से उस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो समझेगा, और ये फेज से समझेगा कि यार वो इपोक बोलते हैं उसको, जो लिखा है ना ये लास्ट वाला टर्म, इसका एक सिंगल नाम है, इसको बोलते हैं इपोक। क्या बोलते हैं, इपोक। इपोक का मतलब होता है कि ये एक फेज कांस्टेंट है, क्या है, फेज कांस्टेंट। ये फेज कांस्टेंट, ये फेज कांस्टेंट ये होता है कि पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है वो बताता है, ठीक है, वो सीन है। तो और डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, इतना काफ़ी है। इसका और डिटेल में लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें आएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, इसके बाद ही होगा वो, और वो भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट ऑफ ऑसिलेशन कि मेरा पॉइंट, मेरा पार्टिकल कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके पास ऑसिल स्पीड कितनी है, हर चीज़ बताएगा। कौन बताएगा, फेज, हर चीज़ कि फेज क्या, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल है कहाँ पर, सब चीज़ वो बताएगा, तो उसी को बोलते हैं फेज। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये पार्टिकल बस फेज बताने के लिए पार्टिकल बस ऑसिलेट करना चाहिए, अगर ऑसिलेट करेगा तभी तुम लोग फेज को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं क्या सीन है, चेक करते हैं क्या सीन है। सीन से अगर कुछ एक एग्जाम्पल क्रिएट करें, एग्जाम्पल क्रिएट करें, एग्जाम्पल कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए कुछ तो करते हैं, एग्जाम्पल क्रिएट करने के मान लेते हैं कि यहाँ एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड सरफेस है, दूसरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम देने का मन कर रहा है, नाम क्या दूं बिल्डिंग का, हीरानंदनी, हीरानंदनी, और ये लोढ़ा, ठीक है, लोधा पैराडॉक्स, ठीक है, इतना सीन है। अब फेज की बात ये करनी है कि मुझे किसी पर्सन के पास एक टास्क दिया गया है, वो टास्क ये दिया गया है कि यार वो पर्सन यहाँ कहीं है, ठीक है, ये कुछ तो एक चीज़ है, मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या है। वेट, टास्क दिया गया, ये कोई तो ब्लॉक समझ लो, थोड़ा बड़ा नहीं स्मॉल बनाता हूँ, ठीक है, स्मॉल बनाता हूँ। ये लो, ये उसकी मान लो कि ये कोई तो एक पोजीशन है, यहाँ कुछ तो चीज़ रखी गई है, दिखाता हूँ। अब क्या दिया गया किसी पर्सन को मान लो कि अमन, एक अमन नाम का बंदा है, ये है अमन। क्या किया गया, अमन को एक टास्क दिया है, अमन को टास्क ये दिया है कि अमन को बोला है कि तू हीरानंदनी के पास जा, उसको टच कर,
टच करते ही वहां पे कुछ चीज रखी है, वो चीज लाके यहाँ रख लेके आ, फिर लोया के पास जा और वहां पे सोच चीज रखी है, मतलब छू के वापस आके यहाँ बीच में आ, फिर रंधन के पास जा, फिर बीच में आ, फिर लोधा के पास जा, फिर बीच में आ। ये सीन ये है, ठीक है। तो अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो अमन कर क्या रहा है, बस किसी बिल्डिंग के पास जा रहा है, कुछ चीज रख रहा है, ला रहा है, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। अब वो टच करके आ गया, टच करके आ गया, टच करके आ गया, सीन है। अब सवाल ये आ रहा है कि तुझे कंटिन्यूसली आधा घंटा करना है, कंटिन्यूसली आधा घंटा करना है, हमने कहा है उसको। अब सिर्फ सेकेंड केस में आधा घंटा कर रहा है, इसको ये भी बोला गया है कि अगर तू बीच में कहीं रुक गया तो भाई तू फटके पड़ेंगे, तू मार खाएगा हाथ से, गारंटेड। तो सवाल क्या है कि अमन जब जा रहा है, बीच में जा रहा है, तो बीच में जा रहा है तो कुछ तो पाथ रहेगा, तो बीच में जा रहा है, मान लो कहीं बीच में वो यहाँ है, ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते उसकी जेब से कॉइन गिर गया, उसकी जेब से कॉइन गिर गए, कॉइन गिरते रुक गया, और रुक गया, मैंने देख लिया। अब रुक गया है तो ये यार मार खाने वाला है, मार खाने वाला है। अब सवाल मन में मेरा ये आ रहा था कि यार ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये सेंटर, सवाल मेरे मन में आया है, सवाल मेरे मन में ये आया है कि आखिर ये अमन जा कहाँ रहा था, जा कहाँ रहा था। एक तो लोढ़ा के पास जा रहा था कि सेंटर के पास जा रहा था। सवाल ये है कि लोधा के पास जा रहा था कि ये सेंटर के पास जा रहा था, तो ये कंफ्यूजन बढ़ रहा था। तो इसी में काम आता तुम्हारा फेज, कि फेज हेल्प कैसे करता है कि तुम लोग कहाँ पर हो, किस लोकेशन पे हो, किस तरफ जा रहे हो, ये सब बात बताता है फेज। दिखाता हूँ। तो किसी भी फेज को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पाथ कंफर्म होता है। हम लोग हमेशा पहले राइट जाते हैं क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये कंसिडर किया, ऐसा कुछ नहीं है, कंसिडर किया है कि अपना फर्स्ट मोशन हमेशा ऑलवेज राइट रहता है, राइट की तरफ। फर्स्ट मोशन हमेशा क्या रहेगा, राइट की तरफ रहेगा। तो पहले ही हमेशा अमन को कहाँ जाना पड़ेगा, राइट जाना पड़ेगा। फिर आएगा सेंटर, फिर जाएगा हीरानंदनी, फिर आएगा सेंटर। तो ये कर रहा है ऑसिलेशन, ठीक है, ये कर रहा है ऑसिलेशन। अब बात करते हैं क्या है। अब मुझे मान लो कि फेज दिया गया है, उसने जो फेज मुझे दिया वो फेज दिया गया मान लो 40 डिग्री। कितना दे दिया, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40। अब फेज की बात करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट एंगल रहेगा फेज का वो रहेगा 90, ये 90 होता है। पूरा पीछ के वापस आ गया वो होगा पाई, है ना, सेंटर पे आ गया। फिर यहाँ चला गया, ये हो गया 3π/2, और फिर सेंटर पे आ गया, ये हो गया 2π। ये पता होता है बच्चों को, ये एक्सट्रीम, ये मीन, और ये फिर एक्सट्रीम, ठीक है, ये भी एक्सट्रीम। अब मीन से लेके इस तरफ राइट वाला ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये होता है तुम्हारा 3π/2, और ये तुम्हारा होता है 2π। ऐसा वो सीन है। तो ये इतना क्लेश है। अब मुझे क्या दिया गया, 40 डिग्री। अब जैसे मुझे फेज समझ में आ गया कि 40 है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये पर्सन क्या कर रहा है। ये पर्सन एग्जैक्टली लोधा और सेंटर के बीच में है। एग्जैक्टली मतलब बीच में कहीं तो है। अब बीच में कहीं तो है, जा कहाँ रहा है, तो ये जा रहा है लोधा के पास, क्योंकि इसका एंगल 90 कवर हुआ नहीं अब तक। अगर 90 से ज़्यादा होता तो बोलता कि यार लोधा से वापस आ रहा है, 90 से कम है, इसका मतलब लोधा के पास जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये सीन है, तो ये लोधा के पास जा रहा है। अब मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो ये टूवर्ड्स लोधा है, टूवर्ड्स लोधा है। अब एंगल बढ़ा दिया, अब मैंने फेज बढ़ा दिया। ये फेज लिखा हुआ, ये समझना कि फाई मत समझना, एपोक मत समझना, ठीक है। ये फेज समझना, इसको फेज ही कंसिडर करना। तो ये फेज है और ये एक फेज है, ठीक है। अब मैंने उसको एंगल दे दिया है, वो एंगल दे दिया गया 180 डिग्री। क्या दे दिया, 180 डिग्री। अब मुझे किसी ने पूछा कि जब 180 डिग्री पे है, उसका फेज 180 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो मैं बोल दूंगा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर पे है, एग्जैक्टली सेंटर पे। सेंटर पे क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट लोधा के पास गया तो 90, लोधा से वापस आ गया तो और एक 90 मिला के कितना हो गया, 180। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर पे है। सेंटर मतलब मीन पोजीशन, है ना, ये है। उसके बाद अगर और एंगल बढ़ा दूं, एंगल बढ़ा देता हूं। अब एंगल कर दिया 360, कितना कर दिया, 360 किया।
360 करते हैं तो बोल दूंगा कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अभी भी सेंटर पे ही है, अभी भी सेंटर पर ही है, पर दोनों में फर्क है। इसमें उसने किया था हाफ ऑसिलेशन, हाफ किया था, और इस वाले में उसने किया है फुल ऑसिलेशन। उसमें हाफ था, इसमें क्या है, फुल ऑसिलेशन। ये कंसेप्ट है। अगर आगे की और की बात करें, एक में हाफ है और एक में फुल है। अगर आगे और सोचोगे, अगर मैं और एंगल आगे बढ़ा दूं तो एंगल और बढ़ा के करता हूं, ठीक है, हाँ, तो यहां करता हूं 420। अब इतना बड़ा एंगल दिया है, 420 दे दिया है। अब मुझे पूछ रहा है कि कहां पर है बताओ, तो मुझे पता है 420 के लिए मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो उसको तोड़ता हूं मैं। 420 माइनस 360, तो तुम्हारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 60 डिग्री, है ना, 60 ना, 360 प्लस 40 डाल दो, 400 हो गया, 420, तो ये आ रहा है तुम्हारा 60, तो उसको लिखता हूं 360 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। अब पूछता है कि पर्सन कहां पर है बताओ। अब तो पर्सन कोई बोल देगा, साफ साफ बोल देगा 420 डिग्री में, 360 लिखा है, 40 लिख दिया है, 420। अब सीन क्या है, अब मैं बोलूंगा कि यार ये पर्सन जो है 60 डिग्री, मतलब ये पर्सन कहीं यहां पर ही है, यहां पर कहीं तो है। अब ये पर्सन यहां पर है, पर फर्क इसमें क्या है कि इस पर्सन ने एक ऑसिलेशन खत्म कर दिया है और टुवर्ड्स लोधा जा रहा है। एक ऑसिलेशन खत्म हो गया, आ गया वो, पर टुवर्ड्स कहां जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है लोधा। वन ऑसिलेशन कंप्लीट और जा कहां रहा है, टुवर्ड्स लोधा। तो ये सीन है। अगर और एंगल बढ़ा दूं और एंगल बढ़ा के बोल दूं कि ये 520 हो गया, तो 360, है ना, प्लस कितना करोगे, दिमाग लगाओ, और 40 मिला दिया तो 400 हो गया, 400 ऊपर का 120, ये हो गया 160, ठीक है, 160। तो 160 में अगर और 90 डालना है, 90 से ज्यादा एंगल दिख रहा है और 180 से कम दिख रहा है, इसका मतलब क्या, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसमें भी पर्सन कहीं यहां पर रहेगा। पर इसमें सीन क्या होगा, इसने 1.5 ऑसिलेशन खत्म किया होगा, 1.5 ऑसिलेशन, क्योंकि ये है 1 ऑसिलेशन और ये इसमें और एक दिख रहा है 180 नहीं, सॉरी हाफ नहीं होगा, 1/4 होगा। 90 कवर किया ना, पूरा 90 कवर कर दिया है, अभी बीच में तो है, पर ये एग्जैक्टली जा रहा है टुवर्ड सेंटर। इसने 1 ऑसिलेशन खत्म कर दिया है, लोधा के पास जाके भी आया, लोधा के पास जा रहा है और ये जा रहा है टुवर्ड सेंटर जा रहा है, ये है ना, बीच में लोधा और उसके बीच में इनके एंगल कितना है, 160 है, 90 से भी कम ज्यादा है ना। अगर 90 से 180 होता तो डायरेक्ट बोलता कि सेंटर पे है, पर सेंटर पे तो है नहीं, क्योंकि कितना कम पड़ रहा है, 90 के लिए 30 कम पड़ रहा है, तो वो सीन है, समझे, 180 के लिए 20 कम पड़ रहा है, तो वो सीन। तो शायद से ये बात समझ गया है। फेज का मतलब क्या होता है कि वो एंगल का ही खेल है, कुछ भी जब 400 बोल देगा तो 360 प्लस बोल दूंगा 40, इसका मतलब पर्सन कहीं यहाँ रहेगा और टुवर्ड्स कहाँ जा रहा होगा, लोधा की तरफ। अगर यहाँ बोल दूंगा और 30 बढ़ा के बोल दूँ, यहाँ डायरेक्ट बोल देता हूँ 60 है, अब डायरेक्ट बोल दिया 90। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीन क्या है कि ये एक ऑसिलेशन खत्म हो गया है और ये एग्जैक्टली लोधा के पास खड़ा हुआ है। वो कुछ भी हो जाए तो वो तोड़ना आना चाहिए, ये तुम्हारा फेज है। आई होप सो फेज की बात पूरी समझ गई है। तो ये तुम्हारा इतना फेज है, कुछ नए तरीके से बताया। तुम्हारे बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ फेज दिए हैं, वो यही पॉइंट सारे एक्सप्लेन किए हैं, 1 ऑसिलेशन 2 ऑसिलेशन, एक बार जस्ट देखना वो, ठीक है, उतनी केस है, तो एक बार ध्यान से देखना, एक बार इसको ध्यान से देखो। मैं साथ जूम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो छोटा दिख रहा है शायद से, ये थोड़ा सा यहाँ खींच लेता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बड़ा है, अब स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बड़ा है, ध्यान से देखो इस चीज को। चल भाई, फेस देख, पूरी तरह से फेस तो निपट गया। अब बचता क्या है, इसके आगे वाला जो हमने लिखा था टॉपिक, वो था रेफरेंस सर्कल मेथड। क्या था, रेफरेंस सर्कल मेथड। तो ये डाल दिया मैंने हेडिंग, रेफरेंस सर्कल
मेथड। इसको समझने के लिए पहले ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि आखिर ये रेफरेंस सर्कल मेथड का सीन क्या है। अब तुमने एक टॉपिक पढ़ा था यूसीएम, क्या पढ़ा था? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म यह है यूनिफॉर्म, यह है सर्कुलर, यह है मोशन। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर में घूम रहा होता है। अब हमें यहां प्रूफ क्या करना है कि एक वर्ड आएगा इसमें, वो आएगा प्रोजेक्शन। क्या आएगा? प्रोजेक्शन। अगर प्रोजेक्शन का रियल मीनिंग जानना है तो इसको बोलते हैं शैडो। शैडो, शैडो क्लैन। शैडो क्लैन किसी को पता भी नहीं होगा, छोड़ो। ठीक है, शैडो। ठीक है, अब शैडो का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्शन। दिखाता हूं कैसे। अगर मैं बोलता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई लाइट आ रही है तो इसे शैडो कहां बनेगी? आगे बनेगी। वैसा ही तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल है वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, दिखाता हूं कैसे। ये एक रॉड समझ लो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इस प्लेन में, ये दिख रहा है पूरा रॉड, ये पूरा रॉड का जो ये पार्टिकल है, इससे ऊपर वाला फेस पकड़ता हूं, ये जो ऊपर वाला फेस है ये कंटिन्यूसली ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। अब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हमें चेक क्या करना है? चेक क्या करना है? इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन, पार्टिकल का प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। और एक बात, ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हमें इसका लेना है प्रोजेक्शन। क्या लेना है? प्रोजेक्शन, शैडो। उसी शैडो कहां गिरी वो चेक करना है। ठीक है, अब वो शैडो डिपेंड करते लाइट कहां से आ रही है। अगर लाइट यहां से आ गई तो शैडो इसके सामने बनेगी वाई एक्सिस पे, अगर लाइट ऊपर से आ गई तो शैडो कहां बनेगी? एक्स एक्सिस पे। इतना हमें बस देखना है कि वो शैडो, उसकी प्रोजेक्शन, कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही कि नहीं। अब पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी शैडो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, तो बोल दूंगा कि हाँ रेफरेंस सर्कल मेथड से कुछ काम हो रहा है। हमें वो प्रूफ करना है। अब तो दो तरीके हैं प्रूफ करने के। एक तो होता है आंखों देखा हाल। अगर पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के ऊपर, नीचे, फिर ऊपर ऐसे करता रहेगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऐसा। सेकेंड हाल क्या होता है कि अगर मुझे पता है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट ये हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल रहा तो वाई आ जाएगा, है ना, वर्टिकल रहा तो वाई आ जाएगा। अब डिस्प्ले एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आंसर आ गया तो बोल दूंगा कि हाँ भाई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अगर नहीं आया तो नहीं कर रहा है। एक आंखों देखा हाल वो चेक करेंगे पहले, उसके बाद ये ट्राई करेंगे। अगर ये बन गया तो बोल देंगे कि हाँ भाई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझे? तो यही बात है। बढ़ते हैं आगे। तो इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं आगे की तरफ। कॉपी करके आगे दिखाते हैं, पूरा गायब करते हैं, पूरा गायब करके डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर बनाएंगे ना भाई। कॉपी करके रखा है पीछे, टेंशन मत लो। अब पहले देखना आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल चेक करेंगे। आंखों देखे हाल में चेक करेंगे कि ये पार्टिकल जो घूम रहा है वो घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी वगैरह तुम्हें पता होनी चाहिए। एक्सिस कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस। ठीक है, अब ये सेंटर वाला हिस्सा, तो ये यहाँ सेंटर ही शायद से सेंटर ही है बस। चलो ठीक है, अब मैंने ड्रॉ किया एक पार्टिकल। तो पार्टिकल मैं समझता हूँ कि इससे ड्रॉ कर लो तो बेहतर आएगा। पक नहीं आएगा, इससे बेहतर तो मुझे हाथ से बनाना पड़ेगा। तो एक मान लो कि एक रॉड है, ये रॉड का प्रोजेक्शन है, जो रॉड का पॉइंट है ना वो देखना है। ठीक है, अब यहाँ से कोई तो लाइट रहेगी, मान लो ये लाइट यहाँ से भी रहेगी, ये लाइट यहाँ से भी रहेगी, लाइट कंटिन्यूसली यहाँ से रहेगी। अब हमें देखना है कि ये जो लाइट उस रॉड का जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट पी पकड़ लेते हैं, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट का अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ, ये पॉइंट घूम रहा है,
पता होना चाहिए तुम्हें कि ये घूम रहा है और जो घूमने के लिए वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उससे घूम रहा है। अब ये कंटिन्यूसली घूम रहा है तो घूमने के बाद मैं इस पॉइंट की शैडो देखूंगा, शैडो, ये पॉइंट की शैडो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर मूव कर रही होगी तो बोल दूंगा हाँ भाई ये तो कर रहा है। बाद में वो प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकल चेक करेंगे। पहले देखते हैं आंखों देखा हाल। अब सीन क्या है, जैसे ही लाइट यहाँ पार्टिकल मान लो कहीं यहाँ है, यहाँ है, तो इसकी शैडो कहाँ गिरेगी, शैडो कहीं यहीं गिरेगी। तो मान लो शैडो यहाँ आ गई, जैसे पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ आ जाएगा, घूमेगा ना पार्टिकल तो घूम रहा है, तो जैसे पार्टिकल यहाँ आ जाएगा शैडो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, है ना। थोड़ी के देर बाद कि जब पार्टिकल और ऊपर आ जाएगा, पार्टिकल मान लो यहाँ आ गया तो शैडो कहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी। वो पार्टिकल को देखना, पार्टिकल ऊपर आ जाए। अब थोड़ी देर बाद पार्टिकल घूम के आ गया यहाँ पे, अब पार्टिकल यहाँ आ गया तो शैडो कहाँ गिरेगी, शैडो तो यहीं गिरेगी। अब पार्टिकल घूम के फिर से यहाँ आ गया पीक पॉइंट पे, यहाँ पीक पे थोड़ा सा पास में ही है, तो ये शैडो कहीं यहाँ गिरेगी, है ना। अब पार्टिकल पीक पॉइंट पे डायरेक्ट हो गया रीच, टॉप मोस्ट पे रीच हो गया। अगर टॉप मोस्ट पे रीच हो गया, इसकी शैडो की बात करूंगा तब उसी पॉइंट पे आएगी तो शैडो तो गिरेगी ही नहीं भाई, शैडो उसकी उसी पॉइंट पे आएगी, क्योंकि अगर लाइट यहीं से आ रही है और पॉइंट वाई एक्सिस पे ही है तो उसकी शैडो उसी पॉइंट पे आएगी। ये शैडो इसकी यहाँ और उसी पॉइंट पे उसी आएगी। अब थोड़ी देर बाद ये रॉड घूम के कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आएगा, इस कोने में। तो मान लो कि रॉड अभी घूम के इस कोने में आ गया, ये रॉड घूम के इस कोने में आ गया है। अब देखना है इस रॉड का मोशन का पॉइंट। अब पकड़ लिया फिर से एक बार, तो मान लें कि ये पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ आने से पहले कहीं यहाँ तो आएगा। अब जब यहाँ आएगा तो जो व्हाइट वाला पॉइंट ऊपर जा रहा था अब ऑरेंज से बनाएंगे, ठीक है। अब ग्रीन वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो व्हाइट वाला इसका पोजीशन कहाँ आएगा, यहाँ लाइट यहाँ से आ रही ना, तो पोजीशन कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंट देखो नीचे आना शुरू हो रहा है, अभी आगे देखते हैं। अभी हाँ, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट जब आया, पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो पोजीशन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और एक बार जब पॉइंट चला घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो पोजीशन कहाँ आ जाएगा इसका, लाइट मारो यहाँ से, लाइट कहाँ आएगी, यहाँ पे। और एक बार प्रोजेक्शन मार दिया तो प्रोजेक्शन मारते ही ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आते ही ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ऐसे। अब जैसे ही यहाँ आ जाएगा पॉइंट, जैसे ही यहाँ आ गया इसका प्रोजेक्शन एग्जैक्टली इसके सेंटर पे पहुँच जाएगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे। देखो पार्टिकल ऊपर भी गया नीचे भी आ गया। अब जैसे ही रॉड इस कोने में आएगा इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, तो सारे पॉइंट ऐसे बनेंगे, नीचे आएंगे, सारे पॉइंट नीचे आ जाएंगे। अब जैसे ही रॉड आगे बढ़ जाएगा इस कोने में तो लाइट यहाँ से आएगी तो प्रोजेक्शन इसके यहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ बनेगा, प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, ऐसे कंटिन्यूसली पॉइंट आ रहा है। तो नोटिस करके देख रहे होगे कि ये पॉइंट कंटिन्यूसली ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो मतलब आंखों देखे हाल के हिसाब से तो हाँ भाई ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये बात है। अब सेकेंड केस में जो बात करनी है हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकल वे में। और क्या प्रूफ करना था, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्स का रहा तो हॉरिजॉन्टल का रहा तो एक्स, वर्टिकल का रहा तो वाई, वो प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए इसी डायग्राम को आगे बनाना पड़ेगा, पता ध्यान से डायग्राम को ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से डायग्राम को बनाने के लिए मैं ये सब कुछ गायब करता हूँ। चन्ना वे आने वाले तेनू दिल दियां गलियां पुकारेंगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। लिखते हैं, कंसिडर अ रॉड of mass m performing uniform circular motion। ये रॉड बना देता हूं। तो ये रॉड है, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ऊपर गया, अरे थोड़ा नीचे बनाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा और भी नीचे बना सकता हूँ क्या, हाँ ये ठीक है। रॉड कहीं यहाँ है तो ये रॉड कहीं यहाँ है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, रॉड यहाँ है, कुछ तो एंगल बना रहा है, ये एंगल मान लेते हैं फाई है। कितना है, फाई है। अब ये फाई यहाँ पर है। अब इसकी जो रॉड की वेलोसिटी है वो ओमेगा है, तो थ्योरी में चिपकाते हैं।
consider a rod of length L performing uniform circular motion along xy axis xy plane, चलेगा xy plane with angular velocity ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये बात आ गई। अब ये बात यहाँ इतनी बात लिख दी है। अब ठीक है, अब रॉड का जो स्टार्टिंग का एंगल बना है वो फाई बना है। अब मुझे ये जानना है कि यार ये रॉड का जब टाइम सेट किया गया तो मान लेते हैं कि टाइम टी के बाद ये रॉड कहीं यहाँ पहुँच गया, तो इसने कुछ तो ये इतना कुछ तो पाथ कवर किया है, तो इतना कुछ तो ये पाथ कवर किया है, तो ये x कवर किया, इसको मान लेता हूँ कि ये x है, ठीक है। अब मुझे वो x ढूंढना है। अब वो x ढूंढने के लिए आफ्टर टाइम t with velocity omega covers x डिस्प्लेसमेंट, चलेगा x डिस्प्लेसमेंट। अब वो x निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ओमेगा है, डिस्प्लेसमेंट कितना x है और टाइम कितना है t, तो x कितना होगा ओमेगा इंटू टी, ठीक है। x जो तुम्हें मिल गया है वो मिल गया ओमेगा टी, तो जो x है वो तुम्हारा कितना है ओमेगा टी। अब पूरा एंगल की बात करोगे, पूरा एंगल को मान लेते हैं थीटा है, कितना है थीटा, ठीक है थीटा। अब ये पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट P। एट पॉइंट P पार्टिकल कवर एंगल थीटा। अब जो थीटा कोई निकालेगा तो थीटा को निकाल सकता है, थीटा कितना होगा x प्लस फाइव, तो ये आएगा x प्लस फाइव। तो x हमने निकाला था वो था ओमेगा टी और ये आ गया ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे इस पार्टिकल का देखना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब पार्टिकल का देखना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मैंने बस यहाँ से एक लाइन मार दी है। ब्लू कलर नहीं करूँगा, टेंशन मत लो, कलर चेंज करूँगा उसका मैं, घबराओ मत, लाइन ड्रॉ तो हो जाए, कलर तो चेंज करके दिखा दूंगा मैं। ये लो कलर चेंज हो गया। अब इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, तो मतलब इसका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना किया है, इतना पूरा का पूरा ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अब वर्टिकल सिंबल क्या होगा, y होगा। अब हमें y ही निकालना है, तो मुझे बताओ ये पूरा एंगल थीटा है, कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ। ये एंगल कितना है थीटा है ना, कि ये भी कितना होगा थीटा ही होगा ऑफ कोर्स। अरे z बन रहा है ना, थीटा बन रहा है, तो उतनी बात कर लेंगे। अब जो ये ब्लू वाला पोर्शन मुझे देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, उस पोर्शन का नाम क्या होगा मुझे बताना। जो मैंने हाईलाइट किया है इसको नाम क्या दूँ, ऑफ कोर्स रेडियस। अरे रेडियस ही है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, हर चीज़ का रेडियस, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को तुम्हारे लिए यहाँ कोने में ड्रॉ करता हूँ। आने वाले तैनू दिल दियां गलियां पुकारेंगी, तेरे संग लाड़ लगावा रे। नहीं बनेगा शायद से, हाथ से बनाना पड़ेगा। चलो यार हाथ से बना देंगे, क्या दिक्कत है, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, तुम क्या टेंशन ले रहे हो। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा थीटा और ये तुम्हारा रेडियस।
अब मुझे कैसे पता थीटा वाई ढूंढना है ना, तो वाई ढूंढने के लिए क्या ही मुश्किल है अभी तो, वाई तो आराम से ढूंढ ही लेंगे अभी तो, है ना, वाई ढूंढ लेंगे। दिखाता हूँ वाई कैसे। अब मेरे पास एंगल थीटा है, मेरे पास अपोजिट है, मेरे पास हाइपोटेनस है, तो इस्तेमाल करूंगा साइन थीटा। वाइट कलर चाहिए अपने को। आने वाले तेनों दिल दिया, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये लिखा साइन थीटा, और अपोजिट तुम्हारा क्या था वाई, और हाइपोटेनस क्या था आर, है ना, थीटा। अब करते हैं सॉल्व, तो यहाँ क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू, ये y निकालना है तो r डिवाइड में आने के बाद मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया r साइन थीटा। देखो और एक बार, ये r डिवाइड में यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया r साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया r साइन ओमेगा t प्लस फाई, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1 है। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो आगे देखना, हमें प्रूफ करना है a प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट y है, तो प्रूफ करना है a प्रोपोर्शनल टू माइनस y, तो मुझे पहले a निकालना पड़ेगा। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और निकालना है एक्सेलरेशन, तो करना पड़ता है डेरिवेटिव। हम पहले निकालेंगे वेलोसिटी, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो लिखता हूँ फॉर वेलोसिटी डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू dy बाय dt। तो ये v लिखा, d बाई डी टी कॉपी किया, और ये y का आंसर पुट किया, क्या है r साइन ओमेगा t प्लस फाई। थोड़ा फास्ट करते हैं, तो ये v लिखा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता नहीं है तो r आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया r बाहर, और ये d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब डेरिवेटिव करते हैं, तो v लिखा, r लिखा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, ठीक है। अब ये साइन का कॉस तो किया, पर जो अंदर है चेन रूल उसका बाकी है। चेन रूल के हिसाब से साइन 2x का तुमने आंसर तो लिख दिया cos 2x, पर मेरे भाई तुमने 2x कहाँ किया, तो तुझे अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x करना पड़ता है ना, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x करना पड़ता है। तो सेम काम यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, ठीक है। तो यही फास्ट तुझे याद रखनी है। अभी क्या है, v इज इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो फाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फाई का आंसर 0 हो जाएगा। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा नहीं, तो ओमेगा आ गया बाहर, और ये आ गया dt बाय dt। फाई का डेरिवेटिव होगा नहीं, वो 0 हो जाता है। उसके बाद ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो d ओमेगा बाय dt का डेरिवेटिव निकालोगे, फाई का 0 हो जाएगा, dt बाय dt भी कट गया, ओमेगा आ गया। अब ओमेगा आ गया है तो क्या ही बचेगा, अब फाई ओमेगा को आगे लिख दो, तो ये आया v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब ये v को बॉक्स कर दो लगे हाथ, बॉक्स कर दिया, लगे हाथ, इसको ही बॉक्स कर दो। ठीक, चलो डन, v मिल गया है। अब क्या निकाला है, एक्सेलरेशन। तो यही इक्वेशन वहां कॉपी करता हूं तुम्हारे लिए पीछे की तरफ, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आएगा a, ये हो गया dv बाय dt, और ये लिख लिया a, ये d बाय dt कॉपी, और ये आ गया cos, पूरा आंसर का r ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। अब क्या है, r ओमेगा कांस्टेंट है, ले लो बाहर, तो ये आ गया r ओमेगा बाहर, अंदर बच गया डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t प्लस ऑफ फाई, ठीक है। अब इतना,
अब याद रखना कि कॉस बहुत अजीब इंसान है, कॉस बहुत अजीब इंसान है। तो उस अजीब क्यों बोलते हैं कि कॉस का डेरिवेटिव, सारे सी वालों का डेरिवेटिव, सारे सी, सबका आंसर नेगेटिव आता है। कॉस का माइनस साइन, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सबका आंसर नेगेटिव ही आता है। तो सारे सी वाले अजीब है डेरिवेटिव में, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सेम काम ए इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये डेरिवेटिव ऑफ फाइव जीरो होगा, ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो ये होगा डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी कट जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो, अरे बोलो, ठीक है। इसके बाद के स्टेप मैं यहाँ स्टेप करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद के स्टेप तुम्हें खुद से समझनी पड़ेगी, मैं यहाँ से दिखाऊंगा मैंने क्या किया है। तो ये लिखा मैंने ए, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। ये बात समझ में आए कि बताओ, अगर समझ में आ गई तो ही कुछ तो बात है, न तो मतलब नहीं है। जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप, जल्दी बताओ समझ में आई ये बात। ध्यान से देखोगे तो तुरंत क्लिक हो जाएगा। दिख रहा है, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा क्या है तुम्हारा, ये इस आर पे ध्यान दो, इस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पे ध्यान दो, पूरा क्या है, वाई है। तो मैंने माइनस ऐसे लिखा, ओमेगा स्क्वायर वैसे लिखा, पूरे जगह लिख दिया वाई। तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो अभी तो आंसर खत्म है, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा इज क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट। देयरफॉर ए प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई। पता है ना, अगर इक्वल्स टू है और ये कांस्टेंट है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल आता है। प्रोपोर्शनल तुम डालते हो ना इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो लिखना पार्टिकल performing UCM is perform simple harmonic motion। प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम लिखता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। तो आगे बस एक वर्ड आना चाहिए, वो आना चाहिए प्रोजेक्शन ना, लिखता हूँ ये आएगा यहाँ पे, ठीक। और थोड़ा सा और आगे लेना चाहिए था, चलो यार आगे चलो। हाँ यहाँ पे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM is performing simple harmonic motion, is performing सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तुम्हारे 3 मार्क्स पूरे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 3 मार्क्स, खुशी खुशी ले लो भाई, खुशी खुशी 3 मार्क्स सच्ची। कोई दिक्कत आई रेफरेंस सर्कल मेथड में, तो रेफरेंस सर्कल तो पूरा मैंने एंड कर दिया तुम्हारे लिए, पूरा एंड कर दिया रेफरेंस सर्कल मेथड। इसके बाद जो बचता है तुम्हारे पास टॉपिक, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चिपका दो, डायग्राम बढ़िया बनी है, सब दिख रहा है, ध्यान से लिखना इसको, ये वाला। अब इसके बाद का जो है तुम्हारे पास टॉपिक था, वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, थंबनेल पे देखा है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM फॉर मीन पोजीशन। पहले मीन के लिए करेंगे, इसके बाद एक्सट्रीम के लिए भी करेंगे, मीन के लिए भी करेंगे और एक्सट्रीम के लिए भी करेंगे। चलो डन है भाई, डन है। स्क्रीन तो पूरी ब्लैंक दिख रही है, तुम्हें क्या ही दिख रहा होगा,
ये कर दिया ना खत्म। अब हेडिंग तो लिखी है मैंने, अब वो शुरू करने से पहले इसलिए रुका थे हम लोग कि इसकी बात थोड़ी करनी पड़ेगी। ये पूछता कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। जब ये 4 मार्क्स के लिए कोई चीज पूछ रहा है ना, तो पूरा का पूरा फोकस यहाँ करना चाहिए। दिखाता हूँ, ये मीन कर किया है, एक्सट्रीम भी करेंगे, पूरा डिट्टो जैसा लिख के दे रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में लिखना, मार्क्स पूरे देगा। पर सवाल यह आता है कि जिस चीज़ में अगर लिखना अगर कम रहा तो उसमें जानबूझ के मार्क्स काटने के मौके ढूंढते हैं, तो तुम्हें वो मौके देने नहीं है। तो बात करते हैं, चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM फॉर मीन पोजीशन। तो ये पाथ वाइज करते हैं, सिमिलर वाइज, स्टेप वाइज आते हैं। फर्स्ट कॉलम, ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन। उसका इक्वेशन याद होगा, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। फाई की वैल्यू 0 है, मीन के लिए इक्वेशन यही था, ठीक है। मीन की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये v इज इक्वल्स टू आएगा dx बाय dt, है ना। तो ये v लिखा, d बाई dt कॉपी किया और x की वैल्यू a साइन ओमेगा t लिख दिया। अब a आ गया बाहर, है ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा t हो जाएगा cos ओमेगा t, है ना। और अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t करना पड़ेगा, बोलना नहीं। तो ये आ गया v, अब यह आ गया a, ये आ गया cos ओमेगा t। ओमेगा है कांस्टेंट, वो आ जाएगा बाहर, उसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता, तो यह आ गया dt बाय dt, कट गया। तो ओमेगा आ गया v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t। तो यह आ गया बॉक्स। आलो, हाँ, तनिक कितना मज़ा आया, देखो अभी चमक रहा है बॉक्स। ये हो गई वेलोसिटी। सेम इसी तरह निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन for acceleration differentiate v with respect to t। तो ये आ गया a, ये आ गया dv बाय dt। ये a लिखा, ये d बाई dt कॉपी किया, और ये है a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये a कॉपी किया, a ओमेगा पूरा कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t, डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t, डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t पता होना चाहिए, वो होता है माइनस साइन ओमेगा t, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t, t का कट जाएगा तो डायरेक्ट आएगा बस ओमेगा, कट जाएगा ना, ओमेगा आएगा सिर्फ। तो ये आ गया dt बाय dt। तो ये हो गया dt बाय dt। तो ये कट गया, ओमेगा ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। अब ये डाल देंगे डब्बे में। डन, तीनों इक्वेशन निकाल दिए हैं। अब तीनों के लिए मेन पोजीशन के लिए फेज की वैल्यू पुट करनी है।
फेज की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो फेज की वैल्यू तीनों के लिए पुट करनी पड़ेगी 2-2 बार, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करना है। स्टेप वाइज जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एक एक फेज पकड़ो, फेज एंगल पकड़ना है ना, एंगल तुम्हें पता होता है। पहले लिखता हूँ फेज, तो मान लो कि फेज तुम्हारा 0 है, फेज 0 है, पहला फेज 0 डिग्री, ठीक है। तो पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ये है x इज इक्वल्स टू a साइन पूरा ओमेगा टी 0, पूरा ओमेगा टी 0। तुम लिखता हूँ फेज 0 ना, तो फेज क्या लिखता हूँ तुम्हारे लिए, ओमेगा टी यहाँ कितना है 0, ठीक है। 0 मैं दिखाऊंगा बाद में कभी, एक मिनट दिखाता हूँ। ओमेगा टी कितना है 0, तो ये पुट किया 0, तो साइन 0 0 होता है, तो x आ गया 0, ठीक है। अब पुट करो v में, वही पुट करो v में, तो ये आ गया v में, ये आ गया a ओमेगा और ये आ गया cos 0, cos 0 होता है 1, तो ये आ गया आंसर प्लस a ओमेगा। अब ये आ गया मीन के लिए वेलोसिटी। अब निकालो एक्सेलरेशन, ये लिखा a, कॉपी किया माइनस a ओमेगा स्क्वायर और ये आया साइन 0, क्योंकि इसमें साइन है, दिख रहा है। तो जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है माइनस a ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया 0 के लिए सॉल्व, तीनों निकाला 0 के लिए। सेकेंड केस फेज ओमेगा टी, अब 0 हो गया, अब डाल दो 90, कितना आएगा 90 सॉल्व करो, तो पुट कर दो x इज इक्वल्स टू a साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस a, है ना। साइन 90 1 होता है, तो ये हो गया ये। अब वेलोसिटी ये हो गया a ओमेगा, अब यहाँ आएगा cos 90, अब cos 90 कितना होता है 0, तो ये v आ जाएगा 0। अब लास्ट बचता है एक्सेलरेशन, तो वो है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 90, कितना आएगा, अरे साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है ना मेरे भाई, साइन 0 0 तो ये 0 है। अब ये साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, साइन 90 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल्स टू है, ये तुम्हारा इक्वल्स टू है, ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इतना काफ़ी है, 2 निकालोगे तो भी काफ़ी है, थर्ड वाला निकालोगे तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अगर निकालना है तो निकाल सकते हो। अब तुम्हें पता है ना एंगल क्या पुट करना है, अब पता है ना फेज पुट करना है, ओमेगा टी 90 हो गया ना, अभी 0 हुआ 90 हुआ, अब क्या पुट करना है 180 ना, अब पुट करना है 180, तो पुट तो कर सकते हो। अब पुट करोगे तो पता है कि यार x इज इक्वल्स टू a साइन 180, अब पुट किया तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट, साइन 180 कितना होता है 0 होता है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 0, तो ये आ गया 0। अब पुट कर दो v, तो v होगा a ओमेगा cos 180, cos 180 होता है -1, तो ये आएगा a ओमेगा और ये आ गया -1, तो v हो जाएगा माइनस a ओमेगा। अब यही वैल्यू यहाँ बॉक्स में लिखनी पड़ेगी लास्ट में, ये हो गया। अब लास्ट केस एक्सेलरेशन, ये है माइनस a ओमेगा स्क्वायर और ये साइन है, साइन 180, साइन 180, साइन 180 अगर लिखोगे तो ये आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर और ये 0, तो ये पूरा का पूरा a आ गया 0। अब काफ़ी है इतना, अब बनाते हैं बस टेबल। अब बनानी है एक टेबल, वो टेबल के तुम्हें 2 मार्क्स मिलते हैं, टेबल के ही हलवा टेबल होती है, टेबल के 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। कलर 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 विच कलर, खेला है ना खेल, वो खेल नहीं खेला, ऐसा कैसे होता है, हमने खेला है तुमने नहीं खेला, तुमने भी खेला होगा, छुपा रहे होगे, खेला तो होगा ही, छुपा रहे होगे। हो गया,
ठीक। डायग्राम फर्स्ट तुम्हारा आएगा फेज, यहाँ फेज के ऊपर मैं टाइम लिखता हूँ पहले, टाइम, फेज, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, देन तुम्हारा एक्सेलरेशन। और देखो प्लॉट कैसे करना है। अब टाइम प्लॉट करना शायद सबको आता है, आई होप सो सबको टाइम प्लॉट करने आता होगा, सबको टाइम प्लॉट करने आता है। ऊपर के टाइम के एक्सेस है ना, टाइम है पूरा, तो टाइम को प्लॉट करना शायद से मुश्किल नहीं है, टाइम को प्लॉट करना हलवा होता है। तो टाइम का शुरुआत होगी 0 से और ख़त्म किस पे होगा, टी पे। शुरुआत 0 से ख़त्म हो रहा है टी पे। अलग कलर लूँ क्या, ये कलर लूँ? हाँ, ये शुरुआत होगी 0 से ख़त्म होगा टी पे, ठीक है। अब शुरुआत 0 से ख़त्म टी पे, तो उसका हाफ कितना होगा, t/2, t/2 का हाफ t/4, और सबका इन दोनों को अगर t/2 प्लस t/4 को जोड़ोगे तो पता होना चाहिए कि ये मिलेगा 3t/4। करके भरोसा नहीं, करके देख लो, 4t प्लस 2t डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 6t डिवाइडेड बाई 4। तो सॉल्व कर 60/8, सॉरी 60/8 सॉल्व कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा 4 और ये आएगा 3t/4, ठीक है। ये हो गया टाइम का काम खत्म। फेज तो पता ही है, 0, π/2, 180, 370, 270 और 2π, इतना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट तुमने निकाल के रखा है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता ना तो मेरी बात सुन के देखना। x = a sin ओमेगा t, t की वैल्यू 0 डालोगे तुम्हें ये 0 ही मिलेगा, t की वैल्यू t/4 डालो π/2 ही मिलेगा, चेक करके देख लो। x = a sin, मैं पहले ये दिखाता था, 0 पता ये पर मिलेगा ही मिलेगा, ये दिखाता हूँ करके। तो ये ओमेगा लिखा और ये t की जगह पे लिख दिया t/4। अब ओमेगा t कितना होता है, अगर ओमेगा टी याद नहीं तो ओमेगा टी होता है 2π, देख लो, ओमेगा होता है 2π/t, ओमेगा टी हो गया 2π, तो ये 2 और ये 1, π/2 दिख रहा है ना, π/2, ये सीन है। तो इस सिनेरियो को याद रखना, भूलना नहीं। अब बस टेबल तुम्हें प्लॉट करना है, तो टेबल प्लॉट करने के लिए इसकी जगह थोड़ी कम करते हैं, थोड़ी जगह यहाँ लेते हैं, ऊपर ही करते हैं, काफ़ी है, ऊपर ही करता है। चलो अब पीछे प्लॉट करके रखा है पहले से टेबल, एक ही चीज़ प्लॉट करनी है। 0 पे क्या है, 0 है a⍵0, लिखना है बस, 0 है, अलग कलर से लिखता हूँ, 0 प्लस a⍵0, ये हो गया 0 वाली कंडीशन। अब इसी तरह 90 वाले कंडीशन में लिखी है हम लोग ने, प्लस a 0 माइनस a⍵², प्लस a 0 और ये माइनस a⍵²। इसके बाद थर्ड वाली कंडीशन में लिखी है, देख लो, 0 माइनस a⍵0, 0 माइनस a⍵, और ये भी 0। अब तो आंसर प्रेडिक्टिव है, पहले 0 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका एंड भी 0 से ही होगा, प्लस a⍵, मतलब इसका एंड भी प्लस a⍵ से ही होना चाहिए। 0 है तो इसका एंड भी 0 से ही होगा, एक 0 के बाद रिपीट होगा, देखो 0 प्लस a⍵0 देन माइनस a, प्लस a⍵, 0 माइनस a⍵, फिर 0, फिर प्लस a⍵, 0 माइनस a⍵² 0, अब आएगा प्लस a⍵²। हो गया टेबल खत्म। और एक बार लिख के दिखाता हूँ, हाँ इससे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मैं। फर्स्ट 0 है तो एंड भी क्या आएगा, 0, प्लस a⍵, तो एंड भी क्या आएगा, प्लस a⍵, 0, तो लास्ट वाला क्या आएगा, 0। एक के बाद 0 रिपीट होना ही है, तो पहले 0 आया, फिर प्लस a, फिर 0, फिर माइनस a, फिर प्लस a⍵, फिर 0, फिर माइनस a⍵, फिर 0, एक के बाद 0 रिपीट है, फिर 0 है, फिर प्लस a⍵²। टेबल कंप्लीट, टेबल कंप्लीट। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद इसका कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए इस टेबल थोड़ा सा ऊपर ले सकता हूँ, पर नहीं, ग्राफ यहाँ नहीं बनाएंगे, ग्राफ कहीं और ही बनाएंगे। टेबल तो ऊपर आ गई है, टेबल थोड़ा बड़ा कर दूंगा तुम्हारे लिए, बड़ा कर सकता हूँ,
हाँ बस इतना बड़ा काफ़ी है, हाँ काफ़ी है। और अब यहाँ ग्राफ बनाना है, और ग्राफ का कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो ग्राफ के साथ साथ लाइनिंग ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट है ना अपने पास, तो फर्स्ट वाली लाइन ये, क्या सीन हो रहा है, कॉपी हो रहा क्यों नहीं रहा है, कॉपी हो नहीं रहा है अभी ये। स्पेस स्पेस लास्ट में और एक स्पेस, ठीक है। लगे हाथ और एक बना देते हैं, लगेगा तो ठीक है, तो ये डिलीट कर देंगे, ठीक। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं रेफरेंस के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे मन कर रहा है ब्लू से बनाऊं, तो ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट का हिस्सा हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट लाइन हो गई। अब इसको एक कॉपी करके आगे लेते हैं, तो ये हो जाएगी एक्सेलरेशन के लिए, हाँ सॉरी वेलोसिटी के लिए, ये हो जाएगी तुम्हारी एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, बढ़िया। अब तो ड्रॉ कर दिया है, अब कुछ करना नहीं है, डॉटेड लाइन मारते हैं, दो डॉटेड लाइन मार लेते हैं रेफरेंस के लिए कि मैक्सिमम और पीक किसका होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का पीक तो पूरा दिख ही रहा है, ऊपर तक लेके जाएंगे, इसका पीक यहाँ पकड़ लेंगे, ठीक है। ये पीक है डिस्प्लेसमेंट का, सेम पीक बना देते हैं, अलग अलग कलर से करते हैं, टेंशन मत लो। तो ये अलग अलग कलर से ही करेंगे, अलग अलग कलर से ही करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये अलग अलग कलर से, इतना इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि मैंने पहले ही कहा कि जिस चीज़ के मार्क्स कम लिख के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं ना, तो वो जानबूझ के लोग मार्क्स काटने का मौका ढूंढते हैं। तुम्हें वही काम नहीं करना है, तुम्हें मार्क्स काटने का उसको मौका देना नहीं है, इसलिए इतनी मेहनत चल रही है। नहीं तो मैं क्या नहीं करता मेहनत, पर ये मेहनत मुझे बाद में काम आएगी, तुम्हें दिखेगा कहाँ काम आएगी। तो ये एक्सेलरेशन वाली लाइन है, ठीक है। सारे लाइन को अलग अलग लिखता हूँ। तो ये फर्स्ट तुम्हारे जो लाइन होगी, ऊपर पूरा पीक है ना, तो ये पूरा का पूरा पीक, अगर पीक नहीं दिख रहा है ऊपर तो मैं ऊपर भी लाइन बना देता हूँ। ये मान लो ये तुम्हारा पीक है, ठीक है, इतना पीक है। अभी क्या ये है, अब पीक तो बना दिया, अब लिख देते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा वेलोसिटी, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन। सबकी वैल्यू पता है कि मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना। तो ये तुम्हारा पता है कि ये प्लस ए है, ये माइनस ए, ये तुम्हारा प्लस ए ओमेगा, और ये माइनस ए ओमेगा, ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कलर की रही बात, तो कलर अलग अलग कर सकते हैं, कलर करना है तो अलग अलग कर दो। डन, ठीक है, कलर अलग कर दिया है, अभी कुछ नहीं करना। अब जो एंगल टाइम दिया था वो टाइम प्लॉट कर दो, टाइम दिया है ना तुम्हें, वो टाइम प्लॉट कर दो। पहला टाइम क्या, ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन तो 0 है। सेकेंड t/4 दिया था, उसके बाद वाला t/2 दिया था, उसके बाद वाला 3t/4 था, और लास्ट वाला तुम्हारा ये t था। लास्ट वाला t है, मतलब ये लाइन मुझे गायब करनी है। ये लाइन ज़रूरी नहीं है अपने लिए, ज़रूरी नहीं है, तो काम खत्म है, ठीक है। अब ये लाइन को मैं एक्स्ट्रा शॉर्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट कर सकता हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक, इसको भी करता हूँ, ज़रूरत नहीं है तो उसको रखूँ क्यों, शॉर्ट कर दो।
ठीक, हैंग हो गया, छोटा होगा, ठीक है। ये कहा है हैंग हो गया, छोड़ो, हैंग हो गया शायद से। ये काफ़ी है ना, ये दिख रही है ना, काफ़ी है। चलो बाकी लाइन के भी शॉर्ट कर देता हूँ। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। अरे यार अभी तो कुछ हो नहीं रहा, लाइन गायब हो गई। लाइन गायब हो गई, चल ठीक है, लाइन गायब हो गई तो क्या एडिशन है, बना देंगे बस। लास्ट अभी यही है, डन। जस्ट फोकस ऑन ग्राफ। मैंने इतना भारी ग्राफ बनाना वाला है अभी कि ग्राफ चमकेगा। तुम खुद बोलोगे कि ग्राफ चमकेगा थोड़ी देर में। इतना मेहनत वर्थ इट है, मैं दिखाता हूँ क्यों वर्थ इट है। थोड़ा सब्र कर लो, बस ग्राफ प्लॉट कर लो अभी। प्लस ए डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना शुरू करना है। शुरू कहाँ हो रहा है, 0 से। तो सारे पॉइंट पहले मार्क कर लो। मैं कलर चून करता हूँ, कलर ब्लू चुनता हूँ। तो सारे पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। पहला शुरू है 0 है, उसके बाद क्या है, प्लस ए। प्लस ए कहाँ है, t/4 पे ना, तो यह आया प्लस ए। उसके बाद शायद फिर 0 है, उसके बाद फिर माइनस ए, ये फिर 0 आ गए सारे पॉइंट। सारे पॉइंट को फ्री हैंड जोड़ दो, ये आ गया तुम्हारा कर्व। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट खत्म। उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी शुरू हो रहा है ए ओमेगा से, तो ग्राफ आएगा यहाँ से, फिर 0, तो ये आ गया 0 पे। फिर क्या है, माइनस ए ओमेगा, तो ये आ गया माइनस ए ओमेगा पे। फिर 0 पे, फिर प्लस ए ओमेगा पे। अब फ्री हैंड जोड़ दो, हो गया वेलोसिटी। मैंने बोला ना वर्थ इट रहेगा। एक्सेलरेशन शुरू कहाँ हो रहा है, 0 से। फिर कहाँ है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर पे। ये क्या है, 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0। फिर से फ्री हैंड जोड़ दो, खत्म। यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें 3 मार्क्स देगा, खुशी खुशी कुछ भी नहीं करने के 3 मार्क्स देगा। यहाँ तक पूरी तरह से 3 मार्क्स दे देगा, नो डाउट। सवाल भी नहीं पूछेगा कहाँ कहाँ क्या होगा। अगर एग्जैक्टली ऐसा लिख के देखो तो ठीक है। बचता है इसका कंक्लूजन, जो मुझे तुम्हें लिखना चाहिए यहाँ पे। बचता है सिर्फ और सिर्फ इसका कंक्लूजन। तो ये आ गया तुम्हारा कंक्लूजन वाला हिस्सा। दिखाता हूँ कंक्लूजन में क्या है, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये साइन कर्व है। साइन कर्व क्यों, क्योंकि साइन के हिसाब से बदल रहा है, और ये कोसाइन कर्व है। ध्यान से देखो, साइन 0 0 0 पे ये साइन, ये π/2 है। π/2 कितना है, देखो 1 मैक्सिमम दिख रहा है। साइन 180 फिर 0, साइन 270 -1, tan 0। तो साइन के हिसाब से बदल रहा है। और ये कॉस 0 ही होता है। देखो 0 पे 1 दिख रहा है मैक्सिमम। फिर cos 90 पे 0 होता है, 0 दिख रहा है। cos 180 में -1 दिखता है, -1 दिख रहा है। तो यही वो है, और ये भी साइन ही है। Displacement and acceleration is a sine curve and velocity is a cosine curve. तो ये ध्यान से बात समझना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दोनों पे भी, तीनों भी टाइम पे डिपेंड करते हैं। टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी and acceleration is a periodic function of time. Is a periodic function of time. तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हमने कहा, खुद ही कहा था 1 मिनट पहले कि डिस्प्लेसमेंट साइन कर्व है, एक्सेलरेशन भी साइन कर्व है, वेलोसिटी कोसाइन कर्व है। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज साइन कर्व।
साइन कर्व। थर्ड वाला वेलोसिटी इज अ कोसाइन कर्व, कोसाइन कर्व ये है। फोर्थ वाले की अगर बात करें तो बात करनी है फेज डिफरेंस की, कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है। तो ध्यान से अगर फेज डिफरेंस की बात करोगे तो ये शुरू हो रहा है 0 से और ये शुरू हो रहा है 90 से। ये 0 पे 0 है और ये 0 पे मैक्सिमम है। अगर ये 0 कब है तो ये 0 कितने बाद है, 90 के बाद 0 शुरू हो रहा है। कि पहला 0 0 पे शुरू हो गया ना, तो नेक्स्ट फेज में गैप कितना आ रहा है कि ये 0 पे 0 नहीं है, ये 0 पे 0 है और ये 0 पे मैक्सिमम है। इसका नेक्स्ट 0 कब आ रहा है, एक फेज के बाद। कितने बाद आ रहा है ये, 90 के बाद आ रहा है। ये 0 पे 0 है ऑफ कोर्स, पे 0 पे कितना है, 90 है। तो चेक करो कि इसका यार 0 कब हो रहा है, या उसका चेक करो उसका मैक्सिमम कब हो रहा है। तो इसका मैक्सिमम कब हो रहा है, π/2 के बाद। तो ये दिमाग लगा रहा हूं कितना डिफरेंस है इसमें, उसमें कितना डिफरेंस है, π/2 का। एक 0 0 पे 0 आना चाहिए था दोनों में। अगर ये भी 0 ये भी 0 तो लिखता क्या, फेज डिफरेंस 0 है। पर हालांकि सीन क्या है, ये 0 पे 0 है, पर 0 पे कितना है, 90 है। दिख रहा है, मैक्सिमम दिख रहा है। तो डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम कब आ रहा है सेकंड वाला। तो मैक्सिमम कब आ रहा है, π/2 पे आ रहा है। मिनिमम चेक करो, मिनिमम कब आ रहा है, π/2 पे ही आ रहा है। तो वही फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, π/2 का है। फेज डिफरेंस बिटवीन displacement and velocity is π/2 रेडियन। फिफ्थ वाला पॉइंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना डिफरेंस है। अब ये मैक्सिमम है और ये 0 है, वही आ रहा है। ये मैक्सिमम, ये 0, ये मैक्सिमम कब हो रहा है, π/2 के बाद। ये मिनिमम कब हो रहा है, π/2 के बाद। वही है फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज π/2 रेडियन। सिक्स्थ वाला, अब सिक्स्थ वाला इन दोनों में कितना दिखता है, फर्स्ट और लास्ट वाले में। अब फर्स्ट और लास्ट वाले में ये 0 है, स्टार्टिंग में ये 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये 0 है। उसके बाद ये 0 रिपीट कब हो रहा है, एक पाई के बाद। तो ये 0 एक पाई के बाद। देखो ना, इसका एक लूप ही गायब है, इसका ऊपर का पूरा लूप ही गायब है, इसका लूप पूरा नीचे आ चुका है। तो ये 90 और ये 90 दोनों हिस्सा गायब है, दोनों हिस्सा इसका बाद में नीचे आ चुका है। अगर ये हिस्सा रिपीट कब हो रहा है, ये सेम हिस्सा रिपीट कब हो रहा है, ये सेम हिस्सा यहाँ है ही नहीं, हिस्सा कहाँ है, नीचे है। तो ये सेम हिस्सा रिपीट कब होगा, पाई के बाद ना। ये कितना है, पाई। तो यही हिस्सा ढूंढना है मुझे कि ये हिस्सा कहाँ मिलने वाला है। तो ये हिस्सा कब मिल रहा है, पाई के बाद मिल रहा है, ये पाई के बाद मिल रहा है। तो गैप कितने का है, पाई का गैप है। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट and acceleration is pi रेडियन। ठीक, लास्ट में और एक पॉइंट लिखना बचता है, वो पॉइंट यहां लिखता हूं तुम्हारे लिए, कि मैं ट्राई करता हूं कि वो एक ही पेज पे रहे। 7 पॉइंट ये है कि ध्यान से नोटिस करोगे तो ये 2 पाई और टाइम t के बाद फिर से अपना शेप रिपीट करने वाला है। t के बाद यही शेप फिर से रिपीट आएगा, t के बाद फिर से शेप रिपीट आएगा, 2 पाई के बाद यही शेप फिर से रिपीट आएगा। आफ्टर t टाइम, कैपिटल T टाइम, आफ्टर t टाइम एंड आफ्टर t टाइम कर्व रिपीट its shape। खत्म, समझे। तो टी टाइम के बाद अपना कर्व शेप क्या करेगा, फिर से रिपीट करेगा। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा, ये लास्ट वाला पार्ट जरूरी नहीं है, करोगे तो भी ठीक है, लेकिन 2 करने के बाद आंसर मिल जाता है। ये करने के बाद ये टेबल, ये ग्राफ लाइन में एग्जैक्टली, और ये इसके कंक्लूजन।
ये पूरा करोगे तब तुम्हें देगा वो 4 मार्क्स। क्या देगा? 4 मार्क्स। खुशी खुशी देगा, ले भाई खुशी खुशी 4 मार्क्स ले ले, ऐसा करेगा। तो जिसने पूरा ध्यान से दिया है उसको तुरंत नोटबुक पे ये ग्राफ बना के ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में बच्चे 2 जगह मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट तो करते हैं इसमें मिस्टेक, ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, ये वाला, इसका कर्व जो लोग ऊपर बना देते हैं, उल्टा ऐसे बना देते हैं। अगर ऐसे सेम बना देंगे तो आंसर फेज डिफरेंस आएगा ही नहीं, वहां पे जीरो होगा ना, क्योंकि ये कर्व एग्जैक्टली यहाँ मिल रहा है, ये कर्व कहाँ मिल रहा है, इसके बाद मिल रहा है पाई के बाद, तो इसलिए वो पाई का डिफरेंस दिख रहा है। आई होप सो बात समझ गए, आई होप सो बात समझ गए हों पक्का। एक बार ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए स्क्रीन दिखा रहे हैं। चल भाई मीन तो हो गया, अब क्या बचता है? एक्सट्रीम। सेम काम रिपीट, सेम काम रिपीट, कुछ चेंज नहीं करना, सेम काम रिपीट करना ही है। तो मैं काम करता हूं कि यार इस पे ही खेलते हैं, इस पे ही खेलते हैं। तो ये स्क्रीन कॉपी करके लेते हैं, ये कॉपी करके लेते हैं, ये स्क्रीन बनानी पड़ेगी, इसमें खेल नहीं पाएंगे, इसमें खेल नहीं पाएंगे। तो इसके बाद यहां लिखना पड़ेगा प्रॉपर, यहां लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, graphical representation of SHM for extreme ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। सेम का डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल के रखा है हमने एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। आई होप सो बच्चों को वो बात याद होगी। हाँ मेरे भाई याद होगी, वो एक्सट्रीम के लिए ये होगा a cos ओमेगा t, ये बात निकाल के रखना, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। अब वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी डिफरेंशिएट, फॉर वेलोसिटी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट x करना है, विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, सॉरी t। तो ये आएगा v, ये आएगा dx बाय dt, ये v कॉपी, ये d बाय dt कॉपी, x की वैल्यू पूरी a cos ओमेगा t। तो ये v लिखा, a तो कांस्टेंट है आ जाएगा बाहर, और d बाय dt बचेगा, ये बचेगा cos ओमेगा t। cos है अजीब शख्स, हमने कहा था कि बहुत अजीब है, तो इसका आंसर आता माइनस a साइन ओमेगा t। अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t करोगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, और ये आएगा dt बाय dt। तो ये खत्म। तो ये आंसर क्या आया है? आंसर क्या आया मेरे भाई? हाँ आंसर क्या आया v का? v इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा t, सॉरी साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा टी विथ माइनस साइन भी आया। ये बात भी याद रखनी है तुमने, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अरे पूरा ही गायब हो गया,
वो तो भर नहीं पा रहा, चलो रहने दो, नहीं भरना नहीं भरने दो, ठीक है। इसके बाद फॉर एक्सेलरेशन क्या करेंगे, फॉर एक्सेलरेशन जब नोट्स मिलेगा तो चमके मिलेगा ना, इसलिए फॉर एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना है, अरे क्या करना है, डिफरेंशिएट v ना, डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू t, तो a इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, ये a कॉपी d बाय डी टी, ऐसे ही v की वैल्यू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा t, अब a ओमेगा तो बाहर विथ माइनस साइन भी बाहर, अंदर बच रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन के जगह पे साइन ओमेगा डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, तो ये a कॉपी किया माइनस ए ओमेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस ओमेगा टी, है ना, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये बच रहा है कॉस ओमेगा टी, डी टी बाई डी टी कट गया, डायरेक्ट ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन। सब हो गए। अब हमने को तीनों केस सॉल्व करने थे ना, तीनों केस सॉल्व करने हैं। अब फॉर आता ना केस वन फेज ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, पहले ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करनी है x में, तो ये आया x इज इक्वल्स टू a cos 0, cos 0 होता है 1, तो x का आंसर आ गया a आया। v की जगह पे डालना है, v माइनस में है पहले से ही, माइनस a ओमेगा और यहाँ साइन है, तो ये आएगा साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 होता है 0, तो a ओमेगा इंटू 0 इट्स बिकम v0। इसके बाद वाला ओमेगा v a वाला बाकी है, तो a इज इक्वल्स टू माइनस आगे है, ये माइनस इसका बाकी है, तो हट ही जाएगा माइनस से भी, ये आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ये a ओमेगा स्क्वायर, कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस किया है, तो यहाँ पुट करना है cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो a का आंसर आ गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया बॉक्स में, ठीक है। सेकेंड केस 1 हो गया। केस 2 फेज ओमेगा टी की वैल्यू होगी 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब एक निकालते हैं, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू a cos ही है उसमें, cos 90 होता है 0, तो ये a इंटू 0 इट्स बिकम 0, यह आ गया x की वैल्यू 0। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद का खेल करते हैं। अभी तो ये x इक्वल 0 पुट किया है, v बाकी है ना, v में क्या है माइनस a ओमेगा ना, और ये v वाला इक्वेशन देखो, हाँ साइन a ओमेगा साइन 90 होता है 1, तो v इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा इंटू 1, तो v आ गया तुम्हारा माइनस a ओमेगा। एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस 90, अब कॉस 90 होता है 0, तो a इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो a तुम्हारा आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर। ये कहानी खत्म। अब इसके बाद जो टेबल है, इसी टेबल में वैल्यू चेंज करने हैं, सारे वैल्यू ये गायब होंगे, सब ये गायब होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब टेबल में वैल्यू बस पुट करनी है। तरीका देखो, कलर चेंज करना ही है तो कुछ चेंज नहीं करते, कलर ग्रीन से लिखते हैं बस। वैल्यू पे ध्यान दो, वैल्यू क्या है 0 पे, पहले क्या है a है, फिर 0 है, फिर लास्ट में भी 0 ही है, ये पहले माइनस ओमेगा स्क्वायर x पे चेक करो ना। पहले डिस्प्लेसमेंट 0 पे 0 ही नहीं आया है, प्लस a आया है, चेक कर लो चाहो तो, ये देख लो, ये देखो
प्लस ए, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0, उसके बाद एक्सेलरेशन भी क्या है 0 है, सॉरी क्या देख रहा हूँ मैं, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये याद कैसे करना है, तो यार लॉजिक लगाओ। एक्सट्रीम पॉइंट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ही होता है और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम ही होता है, और इसकी बात करें वेलोसिटी 0 ही होती है, देखो 0 ही है। आप सोचोगे सर ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम थोड़ी है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, नहीं बच्चा, तुझे याद आ रहा होगा जब तूने ए मैक्स निकाला था ना, एक्सट्रीम पे निकाला था, तेरा आंसर जो आया था ना ए का, वो आया था माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस प्लस होगा तो पहले माइनस ही आएगा ना, इसलिए पहले माइनस आया, वो वहाँ किया था, एक बार देख ले जाके, ठीक है। ये है, अब आगे वाला खेल समझते हैं। आगे क्या है देखो, आगे वाला खेल देखो अभी, और एक केस 2 में x तो 0 दिख रहा है, x 0 है, v माइनस ए ओमेगा, और ये a भी 0 होना चाहिए, तो अब 0 लिखा नहीं, शायद से मिस्टेक हो गई लिखने में, तो ये 0 है ना, अरे 0 इंटू ए में क्या होगा, 0 होगा, तो x भी 0 है, a भी 0 है, और ये माइनस ए ओमेगा है, तो ये आ गया 0, ये भी 0, और ये माइनस ए ओमेगा। मिस्टेक यहाँ होती, इसके बाद तो प्रेडिक्ट कर लेते आगे का आंसर, पर इसमें मिस्टेक यहाँ होती, अगर शुरू यहाँ प्लस से करते तो कहानी खत्म थी। अब इतना यही तुम्हारे लिए नई बात है, प्लस ए 0, माइनस ए, फिर 0, फिर प्लस ए, पता तो है कि एंड 0 से 0 आने वाला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। अब ये 0 माइनस ए ओमेगा, फिर 0, फिर प्लस ए ओमेगा, फिर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये 0 आ गया। अब तुम्हारे आगे बुक में 5t/4 भी दिया है, मतलब नहीं है, इसके आगे तो रिपीट ही होने वाला है, तो मतलब नहीं हो, ये इतना ही लिखो काफ़ी है। अब कर्व भी बदलेगा, कर्व भी बदलेगा, तो कर्व का ये जो पूरा हिस्सा है ये गायब करता हूँ। अब बचो, उतना टाइम वर्थ इट था कि नहीं मेरे लिए, इतना मैंने काम किया यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए, तो वर्थ इट था, क्योंकि अभी मुझे बनाना नहीं पड़ने वाला है, अभी मैं इसमें फेरबदल करने वाला हूँ ना, इसमें फेरबदल करने वाला हूँ, अभी तो मेरा काम पूरा हलवा हो जाएगा। देखो कैसे क्या, अब प्लॉट करना है, पहले प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट को, शुरू कहाँ हो रहा है, प्लस ए से, तो ये आ गया प्लस ए, फिर जा रहा है 0 पे, ये आया 0 पे, फिर माइनस ए, फिर माइनस ए, फिर 0, फिर प्लस ए, दिख रहा है। अब सारे पॉइंट को जोड़ दो, पहले ही बोलता हूं फ्री हैंड जोड़ना, ऐसे एक बच्चे ने ट्रायंगल जोड़ दिया था, ट्रायंगल जोड़े के पूरा काट देगा, फाड़ देगा, नहीं चेक करेगा कुछ भी, तो पूरा वो, कर्व स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट ग्रेजुअली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर ये कभी भी कैसा भी बढ़ रहा है ना कर्व, इसलिए फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब आगे वाला कर्व अलग बनाते हैं, पर्पल कलर अजीब दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। वेलोसिटी, शुरू का वेलोसिटी 0 से शुरू हो रहा है, तो ये आ गया 0 वाला पॉइंट, फिर का है माइनस, बच्चे गड़बड़ यहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं प्लस से, फिर आएगा 0, फिर प्लस, फिर 0, तो कर्व को जोड़ दो फ्री हैंड, आ गया। अब लास्ट तो मैंने यहाँ टाइम लिखा नहीं तुम्हारे लिए, 0 है, t/4 है, t/2 है, 3t/4 है, और ये t है, यहाँ भी लिखना है 0, t/4, t/2, 3t/4, और ये t, यहाँ पे भी 0, t/4, 3t/2, ये 3t/4, और लास्ट में t। अब लास्ट का ग्रीन को जोड़ देते हैं, ग्रीन से, ठीक है। अभी क्या है, शुरू कहाँ से हो रहा है, माइनस से, तो ये आ गया माइनस से, फिर 0, ये आ गया 0 वाला हिस्सा, फिर प्लस है शायद से, फिर 0 है, फिर माइनस है, तो फ्री हैंड लेके जाओ, हो गया, कर्व तैयार है। अब कर्व तैयार है, अब बचता है इसका कंक्लूजन वाला पार्ट। कंक्लूजन वाले पार्ट में 5 पॉइंट होंगे जो नहीं बदलेंगे, 4-5 पॉइंट ऐसे होंगे जो बदलेंगे ही नहीं। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये वाला पॉइंट नहीं बदलेगा, और ये भी नहीं बदलेगा,
ये वाले पॉइंट 2 बदलेंगे, बाकी ये सब कुछ नहीं बदलेगा, ये 2 ही पॉइंट बदलेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ साइन कर्व कौन सा है, कोसाइन कर्व कौन सा है, देखो ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इस बार कोसाइन कर्व दिख रहा है, इनकी 0 पे मैक्सिमम दिख रहा है, और वेलोसिटी साइन कर्व है। तो यहाँ चेंज क्या हो गया, वेलोसिटी इज अ साइन कर्व। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या बन गए, कोसाइन कर्व आ गए, कोसाइन कर्व। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो पूरा हटा के लिख सकता हूँ, कोई गायब नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया देखो हटा के, कोसाइन कर्व। ठीक है, अब कुछ भी चेंज नहीं आएगा, लगा लो शर्त, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, फेज डिफरेंस भी सेम रहेगा। चेक करना, चेक कर लो। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, मिनिमम कब आ रहा है। अब मुझे मिनिमम चेक करना है ना, अगर मान लो कि मैक्सिमम चेक करते चलो कि अगर ये मेरा हिस्सा मिनिमम पे 0 पे 0 है, 0 पे मैक्सिमम दिखा रहा है, तो मुझे चेक करना है कि इसका नेक्स्ट मिनिमम कब आ रहा है। तो नेक्स्ट मिनिमम कब आ रहा है, π/2 के बाद आ रहा है, दिख रहा है π/2 के बाद। तो दोनों में गैप कितने का है, π/2 का है, तो लिखा π/2। इन दोनों में देखो सेम वही खेल है, 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, तो आया π/2। अब लास्ट का देखो, इन दोनों में ध्यान से बात नोटिस करोगे तो ये कर्व मिसिंग है, ये वाला पूरा लाइन और ये पूरा लाइन नीचे मिसिंग है, इनकी लाइन पूरा ऊपर है, दिख रहा है पूरा लाइन, यही लाइन इसका ऊपर है, उसका नीचे है, तो पाई का है, कितने का है, पाई का, पूरा का पूरा खत्म। दिख रहा है क्या था इसमें, जल्दी बताओ। ये हो गया पूरा एक्सेलरेशन, ग्राफिकल एक्सेलरेशन पूरा हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, 4 मार्क्स तुम्हारे पूरे, 4 मार्क्स तुम्हारे पूरे हो जा रहे हैं, समझे। अब रही बात आगे की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे और इसमें भी नहीं करेंगे, बस उसकी बात करेंगे। उससे पहले 2-4 कुछ बात करेंगे। टॉपिक तुम्हारे अब तक यूट्यूब पे हमारे एंड से, न्यू इंडियन एरा के एंड से तुम्हारे पास अब तक करंट हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है, और ऑसिलेशन भी अभी 2-3 लेक्चर में एंड हो जाएगा। तो तुम्हें कितना आता है पहले ये टेस्ट करना शुरू करो, फास्ट एंड फास्ट में गो थ्रू करना शुरू करो, रिवीजन करना शुरू करो जो हो गया है उसका। और जो भी चीज़ का डाउट आ रहा है रिलेटेड कुछ भी, तो मैंने कहा है तुम लोग कहाँ टेक्स्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सब कुछ बातें मैंने बताई हैं। तो कुछ भी रहा तुम लोग वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो। सही बात समझ में आई। और रही बात तुम्हारी इसके एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम पास आ रही है, और जितना एग्ज़ाम पास आ रही है तुम लोग पढ़ाई से दूर जा रहे हो, पढ़ाई से ध्यान उठना हटता जा रहा है। क्योंकि जब तुमने नोटिस किया है कि मुझे नहीं पता, जब स्टार्टिंग में एग्ज़ाम 12 शुरू हो रहा था तो सबका मन कर रहा था कि हाँ भाई 95% तो आ ही जाएंगे। जैसे से एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, अभी इसको मन कर रहा है कि नहीं भाई अभी 80 आ गए तो भी काफ़ी है, और एग्ज़ाम पास आएगी तो मन करेगा 70 आ गए तो भी काफ़ी है, और एग्ज़ाम के वक्त तो ऐसा आ जाएगा पास हो जाऊँ बहुत बड़ी बात है। इसका रीज़न तुम लोग को सोचना पड़ेगा क्या है। मैंने सोचा रीज़न, मैं तुमसे बताता हूँ क्या रीज़न है। तुम्हारी प्रॉब्लम मेन कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम मेन यहाँ आ रही है कि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, हर चीज़ पढ़ तो रहे हो, पर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। सेटिस्फाई मतलब कैसे कि यार ये चीज़ मुझे खुद से नहीं आ रही, कि कोई चीज़ समझा रहा है तो समझ में आ रही है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते वक्त खुद सॉल्व कर रहे हो तो नहीं आ रहा है, पर सोल्यूशन देख रहे हो समझ में आ जा रहा है। तो यार इसमें गलत क्या है। अगर कोई क्वेश्चन का खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, पर सॉल्यूशन देखने के बाद सॉल्व कर पा रहा हूँ, समझ आ रहा है, तो यार एग्जाम में जब वो सॉल्यूशन देखा हुआ क्वेश्चन आएगा तो क्या कर नहीं पाओगे, कर पाओगे ना। तो कॉन्फिडेंस काहे का लूज हो रहा है। अरे यार जीना ऐसे कि यार अपने से बड़ा तुर्रम खान कोई नहीं, कुछ भी हो जाए, हर चीज़ लेवल पे, हर एक चीज़ मैटर आराम से। तुम्हें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो यार हर चीज़ संभाल के हर एक चीज़ प्रैक्टिस करते करते पढ़नी है। और नई चीज़ आ रही छोड़ना नहीं है, उसको वो करना ही पड़ेगा। अभी तो 12th में इतना हाल अगर स्ट्रेस आ रहा है, तुम्हें को आगे जेईई नीट देना है, सीईटी भी देना है, और सीईटी तो न्यू इंडियन पूरा करा के लेने का जिम्मेदारी है। पर सवाल ये है कि तुम्हें क्या करोगे फिर, इसलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, पूरा ध्यान से करना। रही बात आज के लेक्चर की, तुम्हें क्या करना है, घर पे नोटबुक तुम्हारे पास है ही। अब जो लेक्चर में बच्चे नोटबुक लेके बैठे हैं बिना देखे ट्राई करो। अगर कोई नोटबुक लेके नहीं बैठा है तो पूरा लेक्चर देखो, लेक्चर खत्म होने के बाद
तुरंत निकाल लो बुक और ट्राई करो कि जो सिखाया अब तक वो बिना देखे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बिना देखे नहीं आ रहा है तो देखो, अगर आ रहा है तो मत लिखना, टाइम वेस्ट मत करना, पर नहीं आ रहा है तो हर चीज़ 2 बार लिखना, हर चीज़ 2 बार लिखना, ये ध्यान से करना। हर चीज़ कितनी बार लिखना? 2 बार, तब वो तुम्हें सेटिस्फाई देगी चीज़, समझे बात, और चीज़ वो हेल्पफुल करेगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया आज का लेक्चर ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ भी डाउट रहा तो मैसेज कर देना, कमेंट पे, यूट्यूब पे कमेंट कर देना, वो पढ़ लेंगे। और एक बार बस तुम लोग स्लाइड देख लो, सारे स्लाइड देखिए, ख़त्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। स्लाइड देख लो एक बार। हाँ, ये तो शुरुआत शायद देखने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख लो, अब बोल दिखाना ही पड़ेगा, ये तो रिवीजन कराया था। और अगर यूट्यूब पे ऐसा कुछ कमेंट रहा जो रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, यहाँ था, इसके बाद का ये, इसके बाद का ये, हाँ ये किया था ना, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड वगैरह, एम्पलीट्यूड वगैरह, फ्रीक्वेंसी, फेज यहाँ एग्जाम्पल से बताया था। उसके बाद रेफरेंस सर्कल मेथड दिख रहा है, ये आंखों देखा हाल, और ये मैथमेटिकल प्रूफ ये था। और ये ग्राफिकल शुरू हो रहा है यहाँ से मीन का, और यहाँ ख़त्म हो गया मीन का, 7वां पॉइंट वहाँ लिखा था, यहाँ लिखा है। और ये एक्सट्रीम का, और ये भी तुम्हारा एक्सट्रीम का ही है, ख़त्म। और यहाँ पे करते हैं हम लोग लेक्चर दी एंड। एक नया मार्कर दिखा है इसके अंदर, हार्ड ना, हार्ड। चलो लेक्चर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। कुछ भी लाइक करो यार, कमेंट भी करो और शेयर भी करो। पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे आदत नहीं है बोलने की, ठीक है। मिलते हैं अगली बार।